हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे भारतेंदु का नाटक अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक का सार एवं समीक्षा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर 18 नाटकों की रचना की है। इनमें से प्रवास नाटक अपूर्ण है। शेष 17 नाटकों में से 10 नाटक मौलिक नाटक है और 7 अनुदित। उनके मौलिक नाटकों को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पौराणिक नाटक, नंबर 2 ऐतिहासिक नाटक, नंबर 3 सामाजिक राजनीतिक नाटक और नंबर 4 प्रहसन। अंधेर नगरी नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रहसन है और कथ्य की दृष्टि से सामाजिक राजनीतिक नाटक है, जिसके द्वारा लेखक ने देश और समाज की दुर्दशा और अव्यवस्था की झांकी प्रस्तुत की है। पाठक दर्शकों में नई चेतना जगाने का प्रयास किया गया है। सन 1888 ईस्वी में लिखे गए इस नाटक में छोटे छोटे 6 दृश्य हैं और कहा जाता है कि भारतेंदु ने एक ही रात में बिहार के किसी राजा के कुशासन और उसके रजवाड़े में प्रजा की दुर्दशा पर व्यंग्य का कठोर प्रहार करने तथा साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था, आर्थिक शोषण और न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना करने के लिए इसकी रचना की थी। अंधेर नगरी का मूर्ख, अविवेकहीन, शराबी राजा वस्तुतः उन रजवाड़ों के अधिपतियों का प्रतिनिधि है जो भारत की विभिन्न रियासतों में ऐश्वर्य विलास का जीवन बिता रहे थे और अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए निरही प्रजा का शोषण कर रहे थे। इनकी रियासतों में सर्वत्र कुव्यवस्था थी। न्याय के नाम पर अन्याय होता था। अच्छे बुरे, अपराधी निरपराध, पंडित गवार की परख नहीं थी। सबको एक लाठी से हाँका जाता था। इस प्रहसन में लोभ, लालच और विवेकहीनता के दुष्परिणाम दिखाकर गोवर्धन दास को वध स्थल तक पहुंचाकर उन बुराइयों से बुराइयों की ओर भी संकेत किया गया है जो उस समय समाज में व्याप्त थी। अंधेर नगरी नाटक का कथासार। एक महंत अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए एक भव्य और सुंदर नगर में आता है। महंत अपने दोनों चेलों को भिक्षाटन के लिए नगर में भेजता है, एक को पूर्व दिशा की ओर और दूसरे को पश्चिम दिशा में। गोवर्धन दास जब आश्वासन देता है कि लोग मालदार हैं और पर्याप्त भिक्षा लेकर लौटेगा, तो महंत उपदेश देता है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। दूसरा दृश्य बाजार का है। यहाँ सब तरह का माल बेचने वाले दुकानदार हैं। चने जोर गरम बेचने वाला घासीराम है, साग भाजी फल बेचने वाली कुजड़िन है, तरह तरह की मिठाइयाँ बेचने वाला हलवाई है, कबाब बेचने वाला है, मेवा बेचने वाला अफगान है, चूरन बेचने वाला है, मछली बेचने वाला है और परचून की दुकान वाला बनिया भी है। प्रत्येक दुकानदार अपने अपने सामान को आवाज़ लगाकर अपने व्यवसाय की विशिष्ट लहजे में बेच रहा है। इस दृश्य का इस नाटक में बड़ा महत्व है। प्रथम तो इसमें सारा देश समाया है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता की झलक मिलती है और दूसरी ओर देश की तत्कालीन शासन व्यवस्था पर आर्थिक शोषण एवं अंधी नीतियों पर प्रहार है। यहाँ हर चीज़ का एक भाव है, हर चीज़ टेक से मिलती है। भाजी और खाजा, मिठाई सबका एक दाम है। बंगाली जुलाहा, बेबे गफूरन, अफगान, मंदिर की भितरिया, वैश्या, रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी, नाटककार, महाजन, बनिए, व्यापारी, एडिएटर, अंग्रेज शासक, पुलिसकर्मी, लंपट युवक, टेक के लिए सब कुछ बेचने वाले पंडित, पुरोहित, सबकी झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है और बड़ी कुशलता से उनकी दुर्बलताओं पर प्रकाश डाला गया है। अंग्रेजों पर व्यंग्य ऐसी मीठी छुरी से किया गया है कि प्रशासन चाहते हुए भी लेखक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह घासीराम तथा चूरन वाले के गानों का हिस्सा होकर आया है। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। इसी प्रकार ब्राह्मण पोंगा पंडितों की खबर ली गई है। टेक के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे दें। टेक के वास्ते झूठ को सच करें। टेक के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें।
टेक के वास्ते झूठी गवाही दे। गोवर्धन दास नगर में प्रवेश कर देखता है कि यहाँ पर हर चीज़ टेक से बिक रही है। वह आश्चर्यचकित रह जाता है और उस उत्सुकतावश नगर और वहाँ के राजा का नाम पूछता है। हलवाई बताता है कि राजा का नाम चौपट राजा तथा नगर का नाम अंधेर नगरी है। उसे लगता है यहाँ तो बड़ा आनंद है, अतः भिक्षा में प्राप्त 7 पैसों से ढेर सारी मिठाई खरीदता है, भर पेट खाता है और शेष लेकर नाचता गाता जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह गुरुजी को सारी बात बताता है और उनसे भी उसी नगरी में रहने का आग्रह करता है। महंत जी उसे समझाते हैं कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ सभी माल एक दाम पर बिकता हो। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देसा कुदेसा में कबहू न कीजे वास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाढ़िम विषय जहाँ न नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। पर गोवर्धन दास लोभ मोह बस नहीं रहने की जिद करता है, अतः महंत जी उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। चौथा दृश्य राज दरबार का है, जहाँ पथिक में पड़ा मूर्ख शराबी डरपोक कायर फूहड़ राजा है, खुशामदी चाटुकार मंत्री है, शराब पिलाने वाला सेवक है। तभी एक फरियादी फरियाद लेकर उपस्थित होता है कि बकरी कल्लू बनिए के दीवार के गिरने से मर गई है, उसका न्याय होना चाहिए। अपराधी को दंड तथा उस बकरी के मरने के कारण मुआवजा मिलना चाहिए। राजा की मूर्खता के कारण अपराधी का ठीक ठीक पता लगाने के लिए अनेक व्यक्तियों को अपराधी मानकर दरबार में हाजिर किया जाता है। बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल एक के बाद एक उपस्थित किए जाते हैं। सभी एक दूसरे पर दोष थोपकर स्वयं निर्दोष सिद्ध होने का प्रयास करते हैं। अंत में राजा की मूर्खता के कारण बकरी की हत्या के अपराध के लिए कोतवाल को फांसी की सजा देकर दरबार को बर्खास्त कर दिया जाता है। फरियादी की फरियाद पूरी नहीं होती, उसे बकरी के बदले मुआवजा नहीं मिलता। पांचवा दृश्य जंगल का है। गोवर्धन दास मिठाई खाकर मोटा हो गया है और बड़े आनंद से सोने खाने और गाने में अपना समय बिताता है। दृश्य के आरंभ में ही वह अपना हर्षोल्लास गीत के माध्यम से प्रकट करता है, पर यह गीत सामान्य गीत नहीं है जिसकी योजना केवल दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए की गई हो। इस गीत के द्वारा भी लेखक तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों, अव्यवस्था और नैतिक पतन की ओर इशारा करता है। वहाँ ऊंच नीच में, पंडित मूर्ख में, वैश्य ग्रह लक्ष्मी में, सत्यवादी और झूठों में कोई अंतर नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, यहाँ सत्यवादी पंडित चरित्रवान लोग मारे मारे फिरते हैं और धूर्त कपटी प्रपंची मजे करते हैं। लोगों में आडंबर और दिखावा है, कथनी करनी में अंतर है। राजा को विदेश में रहने वाला विधर्मी तथा अन्यायी बताकर लेखक ने अंग्रेजों की ओर इशारा किया है। गोवर्धन दास को मिठाई खा खाकर मोटा तथा चैन की नींद सोते तथा यह कहते दिखाकर माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कुछ डर है। साधु महात्माओं, पंडे पुजारियों की अकर्मण्यता एवं देश के प्रति उदासीनता का पर्दाफाश किया गया है और इस प्रकार समाज को उसने सचेत रहने का संकेत दिया है। कोतवाल को फांसी की सजा तो सुना दी गई, पर जब सिपाही उसके पास गए तो देखा कि फांसी की रस्सी का फंदा बड़ा है और कोतवाल की गर्दन पतली है, अतः उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जब राजा को इस बात की सूचना दी गई तो कोतवाल को मुक्त करने और उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी देने का आदेश देता है जिसकी गर्दन फंदे के लायक हो। अतः कोतवाल के स्थान पर मोटे आदमी की तलाश होती है और सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाते हैं। वह बहुत दुहाई देता है, गिड़गिड़ाता है, स्वयं को निरपराध बताता है, पर सिपाही यह कहकर कि वे तो हुक्मी बंदे हैं, वही करेंगे जो राजा का हुक्म है, उसकी एक नहीं सुनते। लेखक ने एक सिपाही के मुख से यह कहलवाकर कि नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं, फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की दुर्दशा है। समाज में व्याप्त विकृति और न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। अंतिम दृश्य में फांसी के तख्ते की ओर ले जाए जाते समय गोवर्धन दास रोता है, गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, पर कुछ नहीं होता।
तो अपने गुरु का स्मरण करता है। बचाओ गुरुजी। गुरुजी प्रकट होते हैं और गोवर्धन के कान में मंत्र फूंकते हैं। वह मंत्र यह है कि जो इस शायद शुभ घड़ी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। यह सुनकर सब में प्रतियोगिता होने लगती है कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। अतः राजा कहता है कि चुप रहो सब लोग। राजा के होते और कौन बैकुंठ जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ। और महंत जी की उक्ति बड़ी सटीक है। जहाँ न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आप हुई नशे जैसे चौपट राज। और इसी के साथ यह नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद।